तो ये दो लाइन के बीच का अगर हमें एंगल निकालना होगा तो क्या करेंगे उसके लिए? क्या स्लोप, इसमें स्लोप की बातें हुई है क्या अभी तक? लाइन का स्लोप बता सकते हो? स्लोप तो इसमें होगा भी नहीं, इसमें क्या होगा? लाइन के अलोंग एक वेक्टर होगा, लाइन के अलोंग एक वेक्टर होगा। तो एंगल बिटवीन द लाइंस अगर हमें निकालना होगा तो उनके अलोंग जो वेक्टर्स होंगे उनके बीच का जो एंगल रहेगा वही लाइंस के बीच का एंगल रहेगा। ठीक है, तो लिखो एंगल बिटवीन द लाइंस, हेडिंग डाल देना एंगल बिटवीन द लाइंस, एंगल बिटवीन द लाइंस। तो ये एक लाइन है L1 और ये लाइन है L1, ये L1 है और ये L2 है। ठीक है, अब इसके अलोंग एक वेक्टर है, मान लो इस लाइन के अलोंग वेक्टर हम बता सकते हैं ना, लाइन किसी भी फॉर्म में गिवन रहने दो, वेक्टर फॉर्म में गिवन रहेगी तब भी हम इसके अलोंग एक वेक्टर बता सकते हैं, एंड पैरामीट्रिक कार्टेशियन फॉर्म में गिवन रहेगी तब भी बता सकते हैं। और इसके अलोंग एक वेक्टर है बी वेक्टर, तो इन दोनों वेक्टर्स के बीच का जो एंगल रहेगा वही लाइंस के बीच का एंगल। ठीक है ना, ये जो वेक्टर इस लाइन के अलोंग, ये वेक्टर इस लाइन के अलोंग, ये एंगल थीटा, तो यहाँ पे दो लाइंस के बीच का एंगल थीटा और इन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल भी थीटा, तो ये cos थीटा कैसे मिलेगा बताओ हमें? a dot b by a dot b अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ a इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ b। मॉड लगा रहा हूं मतलब हमेशा कैसा एंगल मिलेगा? एक्यूट। लाइंस के बीच में दो एंगल होते हैं तो मॉड की वजह से हमें हमेशा कौन सा एंगल मिलेगा? एक्यूट एंगल मिलेगा। और ये अगर एक्यूट एंगल होगा तो ऑब्ट्यूज कौन सा होगा? फाई माइनस थीटा। तो इसकी हेल्प से हमें लाइंस के बीच का एंगल मिल जाएगा। बस हमें क्या चाहिए होता है? दो लाइंस के अलोंग दो वेक्टर्स चाहिए होते हैं, और अगर इक्वेशन गिवन रहेंगे तो वो दोनों वेक्टर्स बता सकते हैं। तो भी इस लाइन को मतलब तो आ ही जाएगा, दो वेक्टर होने चाहिए इसके अलावा। नेक्स्ट, ये हो गया एंगल बिटवीन द लाइंस के लिए। अब उसके बाद है एंगल बिटवीन द लाइंस, एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर्स। तो ये बताओ कितने एंगल बाइसेक्टर्स? दो, दो एंगल बाइसेक्टर्स। इक्वेशन कैसे निकालेंगे उनका? आपस में कैसे होते हैं एंगल बाइसेक्टर्स? परपेंडिकुलर होते हैं आपस में। एंगल बाइसेक्टर्स है, डाल दो एंगल बाइसेक्टर्स। तो दो लाइंस, ये L1 ये L2, ठीक है। इसको हम अभी लेके चल रहे हैं मान लो वेक्टर फॉर्म, R वेक्टर इज इक्वल टू A वेक्टर प्लस लैम्डा इनटू B वेक्टर, ठीक है। यानी यहाँ पे R वेक्टर इज इक्वल टू C वेक्टर प्लस लैम्डा इनटू D वेक्टर। इस फॉर्म में लेके चल रहे हैं वेक्टर फॉर्म में लाइन को, कार्टेशियन में भी गिवन हो सकता है। अब इनके कितने एंगल बाइसेक्टर्स आएंगे? दो। एक तो ये वाला एंगल बाइसेक्टर आएगा और ये वाला एंगल बाइसेक्टर आएगा। अब इन दो एंगल बाइसेक्टर के हमें क्या चाहिए? इक्वेशन। कैसे निकालोगे बताओ? अगर ये दोनों एंगल बाइसेक्टर के हमें इक्वेशन चाहिए होंगे तो कैसे निकालेंगे? सोच समझ के बताना। चाहिए आप भी तो क्या बोल रहे हो? क्या पता होना चाहिए? लाइन का एंगल बाइसेक्टर भी एक लाइन ही है, एक लाइन ही है। अब हमें उन एंगल बाइसेक्टर्स का इक्वेशन चाहिए, कैसे आएगा? दोनों के cos थीटा को इक्वेट कर, क्या ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल सकते हैं हम लोग? इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके ये पॉइंट मिलेगा, और ये जो एंगल बाइसेक्टर है इसी पॉइंट से पास कर रहा है। चलो पॉइंट तो मिल गया। एंगल वेक्टर कैसे निकालोगे उनके अलावा? बोलो, यहाँ पे बताओ एंगल बाइसेक्टर के अलावा क्या तुम लोग वेक्टर बता सकते हो क्या? क्या लाइन ही
लाइन ही होगी। तो वेक्टर बताओ क्या आएगा उस लाइन के अलावा, उस लाइन के अलावा एक वेक्टर बताओ बस, वो अगर पता चल गया तो कहानी खत्म। हाँ उसके अलावा एक वेक्टर बस पता होना चाहिए। एक तो कंडीशन हमें पता चल गई कौन सी, उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब बस हमें इनके अलावा एक वेक्टर चाहिए होगा। कैसे मिलेगा? हाँ उसमें 3 वेरिएबल्स आते, ध्यान रखना। और हमें फिर 2 ही चीजें मिलेगी, 2 इक्वेशन। सोचो थोड़ा सा कैसे मिलेगा, इसके अलावा वेक्टर है, इसके अलावा वेक्टर। हाँ दिमाग हाँ हाँ क्या है बात तो सही। बोल बोल। वो पहले लोग उन दो लाइन के बीच का एंगल करते। अच्छा अब ये बताओ इस लाइन के अलावा एक यूनिट वेक्टर हम लोग यहाँ पे पैरेललोग्राम बनाना है, ठीक है। इसके अलावा एक यूनिट वेक्टर बना सकते हैं क्या हम लोग? इस लाइन के अलावा एक यूनिट वेक्टर बताओ क्या आएगा? क्या वो बी क्या पाएगा? इसको देखते हुए बताओ इस लाइन के अलावा वेक्टर कौन सा है? बी वेक्टर। बी के ये लाइन कौन से इससे पास कर रही है? ए पॉइंट से पास कर रही है, जिसका पोजीशन वेक्टर क्या ए वेक्टर है। और उसके अलावा वेक्टर कौन सा है? बी वेक्टर। अब हमने इस लाइन के अलावा एक यूनिट वेक्टर निकाल लिया तो वो क्या आ जाएगा? बी कैप। इसके अलावा एक यूनिट वेक्टर निकाल लेंगे तो वो क्या आ जाएगा? डी कैप। डी कैप यूनिट वेक्टर, ठीक है। ये डी कैप आ जाएगा। तो ये डी कैप, ये बी कैप। अब ये वेक्टर बताओ क्या आएगा? एक पैरेललोग्राम की आ रही है तो ये वेक्टर क्या रहेगा? तो बी कैप प्लस बी कैप। ये वेक्टर है यूनिट वेक्टर बी कैप और ये है डी कैप, ठीक है। तो ये आ जाएगा यहाँ पे बी कैप प्लस डी कैप। और ये इसके अलावा कौन सा आएगा बताओ? इसके अलावा क्या कौन सा माइनस आएगा? डी को माइनस। इसके अलावा तो बी कैप प्लस डी कैप मिल गया, ठीक है। उसके अलावा कौन सा आएगा? अब जैसे हमने डायरेक्शन अगर डी कैप की डायरेक्शन उल्टी कर दी तो यहाँ पे माइनस डी कैप आएगा। तो इसके अलावा कौन सा वेक्टर आएगा? बी कैप माइनस डी कैप। तो दोनों एंगल बाइसेक्टर के अलावा वेक्टर मिल गए। अब वो कौन से पॉइंट से पास कर रहा है वो हमें पता है। मान लो ये पॉइंट एबीसीडी तो हो गया, उसके बाद क्या लेंगे? इसको ई लेंगे। मान लो ये पॉइंट है ई। तो अब एंगल बाइसेक्टर के जो इक्वेशंस आएंगे, तो एंगल बाइसेक्टर के जो इक्वेशन है वो आ जाएंगे आर वेक्टर इज इक्वल टू ई वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ बी कैप प्लस डी कैप। एंड दूसरे का क्या आ जाएगा? आर वेक्टर इज इक्वल टू ई वेक्टर प्लस बी कैप माइनस डी कैप। क्लियर? ओके क्लियर है? देखो इधर क्लियर है क्या? यस सर। यस सर। लाइंस के अलावा तो वेक्टर पता थे। जो रिजल्टेंट वाला कांसेप्ट पैरेललोग्राम को बनना चाहिए था तो उसके अकॉर्डिंग हमने इधर एक यूनिट वेक्टर और इधर यूनिट वेक्टर निकाल लिया। अब ये इसको हम रिजल्टेंट बोल सकते हैं इस डायगोनल को पैरेललोग्राम के। तो इसके अलावा वेक्टर कौन सा आएगा? बी कैप प्लस डी कैप। तो ये वेक्टर मिल गया हमें। और यहाँ पे क्या मिला? बी कैप माइनस डी कैप। अब ये इनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है हमने ई ले लिया। वैसे अगर पता नहीं होगा तो इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके निकालना होगा। वो भी हम देखेंगे कि कैसे निकाला जाता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है। तो वो ई है। तो ई से पास कर रही है एक एंगल बाइसेक्टर के अलावा वेक्टर कौन सा? बी कैप प्लस डी कैप। दूसरे के अलावा के बी कैप माइनस डी कैप। और ये आया कहां से? पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन से। तो ये दो एंगल बाइसेक्टर के इक्वेशंस है।
स्केलर है ना, वो कोई भी वैल्यू ले सकता है। मेन इसके ऊपर फोकस करना होता है, कौन से पॉइंट से पास कर रहा है, उसके अलावा वेक्टर कौन सा है। ठीक है, स्केलर कोई भी वैल्यू ले सकता है। वो लाइन का इक्वेशन चाहिए था तो दो कंडीशन पता होनी चाहिए, पॉइंट एंड उसके अलावा वेक्टर। तो पॉइंट भी मिल गया, वेक्टर आया इस तरीके से। तो ये दोनों है इन दोनों लाइंस के एंगल बाइसेक्टर के इक्वेशंस। क्लियर? तो एंगल बाइसेक्टर भी हो गया। अब इसमें ऑब्ट्यूज एक्यूट कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? cos थीटा की वैल्यू से इक्वेशन निकाल लो दोनों का। अब एक लाइन के साथ उनका क्या ले लो, मतलब इसके अलावा वेक्टर बी है ना, अब इसके अलावा वेक्टर ये है, अब ये निकाल लो ये वाला एंगल। अगर ये cos थीटा कैसा आ जाता है, पॉजिटिव आ जाता है तो कैसा, एक्यूट। नेगेटिव आ जाता है तो ऑब्ट्यूज रहेगा। ठीक है, तो ये हो गया एंगल बाइसेक्टर के बारे में। नेक्स्ट, अब कितने तरीके की लाइंस हो सकती है, जैसे हम अगर उसमें बात करते हैं 2D में, इंटरसेक्टिंग हो सकती है, पैरेलल हो सकती है ना, या कोइंसिडेंट हो सकती है। तो कोइंसाइड वाला छोड़ दो, इसमें बताओ कितने तरीके की लाइन हो सकती है 3D में। 3D में कितने तरीके की लाइंस हो सकती है, बोलो, सोचो। इंटरसेक्टिंग चलो ठीक है, और दो पार्ट में डिवाइड होती है लाइनें यहाँ पे, कोप्लेनर है, नॉन कोप्लेनर। ठीक है, तो वो भी हम पॉइंट देखेंगे। ये लिख लिया, एंगल बाइसेक्टर अब निकालना आ जाएगा। पार्टीशन में गिवन रहेगा तो क्या करेंगे, वेक्टर में लाएंगे और फिर उसके बाद बता देंगे। अब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकाला जाएगा हम क्वेश्चन के थ्रू देख लेंगे। सिंपली जाने इन दोनों को इक्वेट करना होता है, इक्वेट करके कोएफिशिएंट्स इक्वेट करने होते हैं आईजेसी से, तो वहां से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल जाता है। अब उसके बाद नोट करके पहला पॉइंट, अगर हम दो लाइंस की बात कर रहे हैं तो दो लाइंस कैसी हो सकती है, इंटरसेक्टिंग, पैरेलल, एंड एक तीसरा नाम आता है यहाँ पे स्क्यू सिमेट्रिक, या स्क्यू सिमेट्रिक नहीं, स्क्यू लाइंस। तो दो कैटेगरी में डिवाइड होती है, कोप्लेनर है, नॉन कोप्लेनर। तो लिख लो यहाँ पे नोट करके, कोप्लेनर लाइंस। कोप्लेनर लाइंस, कैसे लाइंस को हम कोप्लेनर कह सकते हैं, कोप्लेनर लाइंस, कोप्लेनर लाइंस। तो पहला है कोप्लेनर लाइंस। तो कोप्लेनर लाइंस में दो तरीके की पॉसिबिलिटीज हो सकती है, या तो वो दोनों लाइंस कैसी हो, इंटरसेक्टिंग हो। कोई भी दो इंटरसेक्टिंग लाइंस तुम ले लो, एक प्लेन में लाई करेगी। जैसे ये दो लाइंस हमने ली, इंटरसेक्ट कर रही है, तो कौन से प्लेन में लाई कर रही है, इस व्हाइट बोर्ड वाले प्लेन में लाई कर रही है। एंड दूसरी कौन सी पॉसिबिलिटी हो सकती है, दो पैरेलल लाइंस। दो पैरेलल लाइंस भी हमेशा कैसी होती है, कोप्लेनर होती है। तो ये कोप्लेनर लाइंस में ये दो पॉसिबिलिटीज है, या तो कैसी हो जाए, इंटरसेक्टिंग, या दोनों लाइंस पैरेलल। पैरेलल में वो कोइंसिडेंट वाला भी आ जाएगा, अगर कोइंसाइड कर रही है तो वो भी कैसे रहेगी, कोप्लेनर ही रहेगी। तो ये दो तरीके की जो लाइंस होती है, इंटरसेक्टिंग एंड पैरेलल, ये आपस में कैसी होती है, मतलब कैसी होती है, कोप्लेनर होती है। देखो ये इंटरसेक्टिंग लाइंस एंड पैरेलल लाइंस, intersecting lines and parallel lines एक ही प्लेन में लाई करती है। इंटरसेक्टिंग लाइंस एंड पैरेलल लाइंस। तो इंटरसेक्टिंग लाइन में एक चीज हम लिख लेते हैं, वेक्टर फॉर्म में गिवन है, मान लो r वेक्टर इज इक्वल टू a वेक्टर प्लस लैम्डा b वेक्टर, यानी r वेक्टर इज इक्वल टू c वेक्टर प्लस लैम्डा d वेक्टर। ठीक है, ये है। अब इस लाइन के अलावा कौन सा वेक्टर है, b।
इस लाइन के अलावा कौन सा वेक्टर है? डी। और ये कौन से पॉइंट से पास कर रही है? ए। और ये कौन से सी वाले से। तो यहाँ पे क्या हम तीन वेक्टर्स दिखा सकते हैं क्या जो इसी प्लेन में लाई कर रहे हैं? एक तो वेक्टर देखो बी वेक्टर है, एक कौन सा है? बी वेक्टर है। और इन दोनों पॉइंट से एक वेक्टर हमें मिलेगा ना। वैसे ये पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है, ध्यान रखना। ये क्या है? जिस पॉइंट से आर लाइन पास कर रही है, जो लाइन पास कर रही है उसका पोजीशन वेक्टर है। मतलब मान लो ये ए पॉइंट से पास कर रही है तो उसका पोजीशन वेक्टर क्या? ए वेक्टर है। और ये सी पॉइंट से पास कर रही है तो इसका पोजीशन वेक्टर सी वेक्टर है। तो इस लाइन के अलावा हमें एक वेक्टर कौन सा पता है? बी। इसके अलावा कौन सा पता है? डी। एंड एक और वेक्टर हमें इस प्लेन में पता है, कौन सा? एसी। एसी वेक्टर पता है। तो इन तीनों का बॉक्स कैसा आएगा? जीरो आएगा। तीनों का बॉक्स जीरो आएगा। ठीक है, तो ध्यान रखना। इसमें अगर बोला जा रहा है कि लाइंस आर इंटरसेक्टिंग, उसमें कुछ पैरामीटर गिवन रहता है और हमें उस पैरामीटर की वैल्यू निकालनी है तो सिंपली हम क्या कर देंगे? जो तीन वेक्टर्स मिलेंगे उसका बॉक्स जीरो, उन तीनों का बॉक्स जीरो कर देंगे तो हमें उस पैरामीटर की वैल्यू मिल जाएगी। तो किसका बॉक्स जीरो आएगा? तो बाद में लिखता हूँ। बॉक्स आएगा किसका जीरो? ए माइनस सी। ये एक वेक्टर होगा उस प्लेन में। फिर उसके बाद एक और कौन सा वेक्टर होगा? बी वेक्टर एंड डी वेक्टर। तो इन तीनों का बॉक्स यहाँ पे हो जाएगा जीरो। पार्टीशन में भी चाहो तो लिख सकते हो, पार्टीशन में भी लिखवा के दूंगा। अभी तो ये वेक्टर फॉर्म में है। इंटरसेक्टिंग है तो कोप्लेनर तो हो गए। और तीन वेक्टर्स हमें यहाँ पे पता चल रहे हैं कौन से हैं? एक बी वेक्टर, एक डी वेक्टर है एंड एक एसी वेक्टर है। तो तीनों वेक्टर एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं, इसका मतलब वो कोप्लेनर है। तो उनका बॉक्स कैसा आ जाएगा? जीरो आ जाएगा। अब अगर इसी को हम पैरा इसमें लेंगे कार्टेशियन फॉर्म में, तो कार्टेशियन फॉर्म में लेंगे। ये लाइन है L1, x माइनस x1 अपॉन a1, y माइनस y1 अपॉन b1 एंड z माइनस z1 अपॉन c1। और ये लाइन L2 है, x माइनस x2 अपॉन a1, y माइनस y2 अपॉन सॉरी a2, ये b2 एंड z माइनस z2 अपॉन c2। ठीक है, अब इस लाइन के अलॉन्ग एक वेक्टर बताओ। a1 i कैप, b1 j कैप, c1 k कैप। इस लाइन के अलॉन्ग वेक्टर a2 i कैप, b2 j कैप, c2 k कैप। ये लाइन कौन से पॉइंट से पास कर रही है? x1, y1, z1। और ये किससे पास कर रही है? तो इन दोनों की हेल्प से भी एक वेक्टर मिलेगा, ab की हेल्प से। उन तीनों का बॉक्स कितना आ जाएगा? जीरो। बॉक्स को हम एक डिटरमिनेंट के इक्वल दिखा सकते हैं। क्या वो यही डिटरमिनेंट रहेगा? x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 एंड z2 माइनस z1, a1 b1 c1, a2 b2 c2। ये कितना हो जाएगा? जीरो। अब क्या कर देंगे क्वेश्चन में? यहाँ पे लैम्डा गिवन है, यहाँ पे कोई k गिवन रहेगा और बोला जाएगा लाइंस इंटरसेक्टिंग है तो k की वैल्यू बताओ। तो लाइंस इंटरसेक्टिंग है मतलब कैसी है? कोप्लेनर। तो ये जीरो करके हमें उस k की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, हाँ दो नॉन कोप्लेनर लाइंस की इंटरसेक्टिंग हो सकती है? नहीं हो सकती है। कैसे बताओ? कोई भी एक, तुम कोई भी दो इंटरसेक्टिंग लाइन ले लो, उनसे पास होने वाला एक प्लेन तो हमें मिलेगा। कैसे लेना चाहिए? तो जैसे सपोज x y और z प्लेन है। हाँ, अगर हम उसमें x और y प्लेन के अलोंग एक लाइन ले लें। हाँ x और y प्लेन मतलब उसका z कोऑर्डिनेट 0। हाँ, x y प्लेन में ले ली तो ठीक है। दूसरी हम एक लाइन ले लें जिसमें कि उसका y कोऑर्डिनेट 0 है, मतलब x और z प्लेन में। तो ये देखो, इसी में तेरे को बता देता हूँ। जैसे ये क्या है? ये x एक्सिस से मान लो, ये y एक्सिस और ये z एक्सिस है। तो x y प्लेन में एक लाइन ले रहा है, मतलब लाइन ऐसी आएगी। ठीक है, और एक कौन से प्लेन में ले रहा है? x z, मतलब लाइन वैसी आएगी। तो ये दोनों लाइंस कहीं पे इंटरसेक्ट होती हुई दिखेगी क्या?
कहाँ पे दिखेगी बता दो। क्या ओरिजिन पे? तूने बोला ना एक्स प्लेन और ये एक्स वाई प्लेन। और अगर मान लो ओरिजिन पे तो कोई दो लाइन इंटरसेक्ट करवाना चाहते हैं तो एक ऐसा टिल्टेड प्लेन आएगा तो उससे पास कर ले। सर दो लाइन तो हमेशा कोप्लेनर होती है। नहीं रे, बताऊंगा ना कहाँ से तुम्हें दिख रहा है कोप्लेनर होती है। अब अभी तो एक दिख गया एक्स प्लेन में, एक दिख गया और एक वाई प्लेन कौन सी एक्स वाई प्लेन में, कहाँ से कोप्लेनर बोलेगा तुमको? कहाँ से? और अगर मान लो तुम जो बोल रहे हो ओरिजिन से पास करवा रहा है, ओरिजिन से पास करवाओ दोनों लाइन को, तो एक कोई टिल्टेड प्लेन मिलेगा ऐसा जो दोनों लाइन से पास कर रहा है, मिल जाएगा। सोचो, जैसे ये वाली लाइन पास करवाओ उसको ओरिजिन से, या ये वाली लाइन ओरिजिन से, तो ये प्लेन नहीं दिख रहा है, दिख नहीं रहा है। सोच ना, नहीं सोच पा रहा है। एक्स और वाई के बीच में वाई का इसको इससे दिखाना, कॉपी दिखा रहे ये तेरा यहाँ पे ओरिजिन है, ये ओरिजिन, ये ऐसी एक लाइन ले ले इसके डाइगे वाली, और एक ऐसी लाइन ले ले, दो लाइंस मिल गए। तो अब इनसे पास होने वाला ये प्लेन नहीं दिख रहा है तेरे को। हमेशा एक्स वाई और वाई जेड प्लेन के बारे में मत सोच, बहुत सारे प्लेन्स होते हैं, तो एक प्लेन हमेशा मिलेगा जो उन दोनों लाइन से क्या कर रहा होगा, पास। तो दो इंटरसेक्टिंग लाइन हमेशा कैसी होती है, कोप्लेनर। एक प्लेन तो उनसे पास होने वाला हमें मिलेगा ही, तो ध्यान रखना। पर अगर कोप्लेनर होती है तो ये चीजें होगी। फिर उसके बाद पैरेलल लाइंस के बारे में देख लो। पैरेलल लाइंस तो तुरंत आइडेंटिफाई हो जाती है। इंटरसेक्टिंग के लिए हमें ये बॉक्स देखना पड़ता है हमेशा। पैरेलल लाइंस भी हमेशा कैसी होती है, कोप्लेनर होती है। पैरेलल लाइंस भी हमेशा कोप्लेनर होती है। तो ये देख लो, आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा, पैरेलल r vector is equal to a vector plus lambda b vector and r vector is equal to c vector plus lambda b vector। पैरेलल है। ये देखो, इसके अलावा वेक्टर कौन सा है, b, इसके अलावा भी कौन सा है, b। तो इससे आइडेंटिफाई हो जाता है कि ये दोनों लाइंस कैसी है, पैरेलल। ये किससे पास कर रही है, a से, ये किससे पास कर रही है, c से। ठीक है, तो ये दोनों लाइंस हमेशा कैसी रहेगी, कोप्लेनर रहेगी। और इनमें बॉक्स हमेशा जीरो आएगा, देख लेना। इसके अलावा वेक्टर बी, इसके अलावा वेक्टर बी, और एक वेक्टर कौन सा आ जाएगा, ए वेक्टर माइनस सी वेक्टर। तो बॉक्स लेने जाएंगे तो दो सेम इक्वल, दो वेक्टर्स क्या हो जाएंगे, सेम, तो बॉक्स तो जीरो आएगा। तो पैरेलल लाइन तुरंत आइडेंटिफाई हो जाती है इसकी हेल्प से। या अगर पार्टीशन फॉर्म में लिखना चाहोगे, यहाँ पे इसके ऊपर पॉइंट है ए जिसका पोजीशन वेक्टर ए है, इसमें बी है जिसका पोजीशन वेक्टर बी है। पार्टीशन फॉर्म में ये x माइनस x1 अपॉन a, y माइनस y1 अपॉन b एंड z माइनस z1 अपॉन c, x माइनस x2 अपॉन a, y माइनस y2 अपॉन b एंड z माइनस z2 अपॉन c। ये देखो, इसके अलावा वेक्टर ai कैप प्लस bj कैप प्लस ck कैप, एंड इसके अलावा भी वही आ रहा है। और ये ऊपर वाली लाइन कौन से पॉइंट से पास कर रही है, x1 y1 z1, और ये पास कर रही है कौन से पॉइंट से, x2 y2 z2 से। तो ये दोनों लाइंस आपस में क्या है, पैरेलल। तो इंटरसेक्टिंग लाइंस एंड पैरेलल लाइंस को हम कैसी लाइंस कह सकते हैं, कोप्लेनर। तो वहां पे बॉक्स प्रोडक्ट की हेल्प से जो पूछा जाएगा वो हम निकाल सकते हैं। क्लियर है ये इधर ऑनलाइन? वीडियो दिख रहा है क्या तुम लोगों को या ब्लर है? सर क्लियर है सर। क्लियर है ना, ठीक है। क्लियर। क्या हो गया, सफोकेशन हो रहा है, दम घुट रहा तेरा? हाँ, बताते भाई, सांस लेके आ जाओ बाहर बैठा, अगर बेहोश हो गया यहाँ पे।
ये देख के डर लग रहा क्या चल रहा है, चल रही जो हमने पढ़ा हुआ है उसी के थ्रू तो देख रहा है, इसको नजरिया बदल दिया है बस। लाइंस है, अब इंटरसेक्टिंग है तो कैसी क्या जीरो होगा बस। क्या क्या आंसर। अब उसके बाद आ जाते हैं नॉन कोप्लेनर लाइंस और इन्हीं को कहते हैं स्क्यू लाइंस। स्क्यू लाइंस नाम है उसको, डालो हेडिंग नॉन कोप्लेनर लाइंस और इन्हीं को कहते हैं क्या, स्क्यू लाइंस। अब ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि बाद में जाके हमें इनके बीच का क्या निकालना है, डिस्टेंस। डिस्टेंस भी निकालना है, उसके लिए फॉर्मूले होते हैं, लेकिन उसके पहले पता होना चाहिए कि कैसे कैसी लाइंस हो सकती है 3D में। स्क्यू लाइंस, स्क्यू लाइंस या नॉन कोप्लेनर लाइंस, ठीक है। तो वो कहीं पे इंटरसेक्ट नहीं करती है। अब उसको अगर देखना चाहो तो इमेजिन करवाना तो बहुत मुश्किल है उसको। कॉपी दिखा इधर, जैसे ये सभी लोगों को दिख रहा है, इधर इधर ऑनलाइन Yes. को बोल रहा हूँ मैं, इधर तो देख ही ले रहे बच्चे, ठीक है। हाँ सर दिख। अब स्क्यू लाइन कैसी होती है ये मैं बता रहा हूँ, नॉन कोप्लेनर लाइंस होती है, ठीक है। अब एक लाइन मान लो ये जैसे एक्स एक्सिस है हमारा, ये वाई एक्सिस है और इसके ऊपर ये जेड एक्सिस है। ये तो आ रहे यहाँ पे पकड़ने के लिए वॉलंटियर आ जाओ, कोई पेन मिल रही है, पेन से भी दिखा सकता हूँ लेकिन पेन से उधर अच्छे से नहीं दिख पाता, तुम तो समझ जाओगे। अब मैं यहाँ पे 2 पेन पकड़ूंगा, वो सोचेंगे हाँ अलग अलग इसमें दिख रहे हैं। या आ जाओ, 2 लोग भी आ सकते हो जिनके पास लंबे प्लेन है, बोले अगर रुपए क्या उधर हाई कर रहा, कोई है क्या, कौन है, अच्छा वो दोस्त है तेरे, हाँ नोटबुक मतलब पेन लेके आ जा। हाँ कितने यूज करता है, ठीक है खड़ा रहकर पकड़िए ऐसे पकड़, ऐसे ऐसे तो हॉरिजॉन्टल पकड़ते हैं इस तरीके से, और तो ऐसे, ठीक है। ये अबे ठीक है। तो ये इस तरीके की जो लाइंस रहती है, ये वैसे दिख पा रहे हो क्या तुम लोग इधर, अच्छा कौन सा ये है, Yes, sir. है बच्चे हैं तुम्हारे साथ वाले बच्चे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके की जो 2 लाइंस रहती है उनको कहते हैं स्क्यू लाइंस। ये बताओ अगर ये दोनों लाइंस है तो उनसे पास होने वाला कोई तुम प्लेन दिखा सकते हो क्या, जो दोनों को नहीं। connect करता है, दिख रहा है क्या, नहीं दिख पाएगा। तो ऐसी लाइंस को कहा जाता है स्क्यू लाइन, ठीक है। कैसी लाइंस को, ठीक। तो समझ लेना, मतलब एक प्लेन यहाँ पे हॉरिजॉन्टल पकड़ा है हमने और ये भी पकड़ा है लेकिन इस तरीके से, तो इन दोनों से पास होने वाला तो कोई प्लेन मिलता नहीं है, तो ऐसे लाइंस को कहा जाता है स्क्यू लाइन। आ जाओ बैठो, फिर से बुलाया जाएगा जब इनके बीच का डिस्टेंस निकालना होगा। अभी तो हम लोगों ने ये समझ लिया कि स्क्यू लाइंस कैसी होती है, सही है, अटक गई यहाँ पे, ठीक है। वैसे आया क्या समझ में स्क्यू लाइंस, अरे बोलो। हाँ अलग सर। Yes, sir. Yes, sir. क्या, ये आवाज, ये नेटवर्क का इशू आ रहा है यार, आवाज आ रही ना, आवाज आ रही, वीडियो क्लियर है या कोई प्रॉब्लम है। ये चीजें होती है थोड़ी ऑफलाइन में बहुत अच्छे से समझ में आ जाती है। अब मैं यहाँ पे ऐसे पकड़ रहा हूँ, वो सोचेंगे क्या है ये, और एक ऐसे होगा इधर, ठीक है। तो ये किसी और प्लेन में, ये अभी दोनों से पास होने वाला तो कोई प्लेन हम दिखा नहीं सकते, तो ऐसी लाइंस को क्या कहा जाता है, स्क्यू लाइंस कहा जाता है, ठीक है। तो उनको स्क्यू कहते हैं। इंटरसेक्टिंग अगर होगी तो कोई भी तो इंटरसेक्टिंग ले ले, जैसे ये इनसे पास होने वाला ये प्लेन तो हमें मिलेगा नहीं। अब उसके बाद
ठीक है, एकदम मक्खन सर। अबे क्या कर रहा मक्खन मक्खन करके। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब इनके बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस किसके बीच का आएगा? एक तो पैरेलल लाइंस के बीच का आएगा, एंड स्क्यू लाइंस भी क्या है, उनके बीच का भी डिस्टेंस आएगा, क्योंकि इंटरसेक्टिंग होती नहीं मतलब उनके बीच में भी कोई ना कोई डिस्टेंस होगा। तो उनके बारे में हम देखेंगे यहाँ पे। तो डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस, हमने देख लिया कितने तरीके की लाइंस होती है। इंटरसेक्टिंग हो सकती है, पैरेलल हो सकती है, या तो स्क्यू लाइन। तो इंटरसेक्टिंग एंड पैरेलल को हम क्या कहते हैं? कोप्लेनर लाइंस कहते हैं, क्योंकि उनसे पास होने वाला एक प्लेन आएगा। और नॉन कोप्लेनर लाइंस मतलब स्क्यू लाइंस, उनसे पास होने वाला कोई प्लेन हमें नहीं मिलेगा। तो अगर स्क्यू लाइंस आइडेंटिफाई करनी होगी तो क्या देखना पड़ेगा? बॉक्स। अगर बॉक्स नॉन जीरो आ रहा है तो दोनों लाइन स्क्यू होगी। ठीक है, दो लाइंस अगर इसमें लिख भी लो, स्क्यू लाइंस में अगर हेडिंग डाल दी है तो पार्टीशन फॉर्म में दो लाइंस लिख लो। आइडेंटिफाई करने का तरीका, स्क्यू लाइंस क्या होती है, कैसे? मेन तो जरूरत जब वो डिस्टेंस दिखाना होता है ना, डिस्टेंस वाला फॉर्मूला तब आती है y और ये z माइनस z2। ठीक है, और ये आ जाएगा c2। अब तीन वेक्टर्स हमें मिल रहे हैं, इस लाइन के अलोंग एक वेक्टर, इस लाइन के अलोंग एक वेक्टर, और 2 पॉइंट फॉर्म से एक वेक्टर। अगर इनका बॉक्स मतलब ये x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, और ये a1 b1 c1, a2 b2 c2, अगर ये जीरो नहीं होता है तो इसका मतलब ये दोनों लाइंस कैसी है? स्क्यू लाइंस। ये हमें पता चल जाएगा। अगर ये जीरो नहीं होता है तो ये दोनों लाइंस है स्क्यू लाइन। और उसके बाद डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइंस के बीच का डिस्टेंस कितना रहेगा? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जीरो, इंटरसेक्ट करे तो जीरो आएगा। पैरेलल लाइंस के बीच का डिस्टेंस हमेशा कैसा रहेगा? सेम रहेगा। शॉर्टेस्ट बोलो या कुछ भी बोलो, वो डिस्टेंस हमेशा क्या रहेगा? डिस्टेंस मतलब वो हमेशा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की बात होती है वहां पे। तो डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइन, तो ये दो लाइंस है, पैरेलल लाइंस है। r वेक्टर इज इक्वल टू a वेक्टर प्लस लैम्डा b वेक्टर, एंड r वेक्टर इज इक्वल टू c वेक्टर प्लस लैम्डा d वेक्टर b वेक्टर। पैरेलल है। अब इस लाइन के ऊपर हमें एक पॉइंट पता है, कौन सा? a, एंड इसके ऊपर c, कहीं पे भी हो सकते हो, तो ac ले लिया। अब इसके अलोंग वेक्टर b, इसके अलोंग भी वेक्टर b, तो इनके बीच का हमें डिस्टेंस चाहिए, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ही चाहिए होगा। तो वो डिस्टेंस ये वाला आएगा। अब इसको निकाले कैसे? ये पॉइंट तो इधर है, ये उधर है, तो ये डिस्टेंस कैसे निकाला जाएगा? क्या फुट ऑफ परपेंडिकुलर, मतलब पहले फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालोगे उसके बाद डिस्टेंस निकालोगे? तो डिस्टेंस पूछा जाएगा तो थोड़ा सा और सोचो। हमें तो बस इस डिस्टेंस के बारे में बात करनी है। ठीक, चलो हिंट दे देता हूँ ये, और इसके अलावा ये वेक्टर कौन सा है? ये बी वेक्टर है। सोचो, हाँ क्या? इसी वेक्टर का प्रोजेक्ट ये निकलेगा, निकल जाएगा ना? कैसे? एसी वेक्टर मिलेगा। ये वेक्टर कौन सा वेक्टर है? बी वेक्टर है। दोनों के बीच का एंगल मिलेगा, एंगल मिल गया, हमें ये चाहिए होगा। और ये डिस्टेंस कितना होगा? मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर माइनस सी वेक्टर। तो क्या लगा देंगे उसमें? साइन थीटा। तो उसकी हेल्प से क्या मिलेगा? ठीक, तो ध्यान रखना जब भी पैरेलल लाइंस के बीच का हमें डिस्टेंस चाहिए तो इस तरीके की डायग्राम बनेगी।
अब हम ये क्या कर लेंगे, ये वाला एंगल निकाल लेंगे, ठीक है, ये वाला एंगल निकाल लेंगे एंड उसके बाद एक बार ये एंगल मिल गया, ये AC डिस्टेंस, तो ये साइन थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, D अपॉन AC, तो D इज इक्वल टू आ जाएगा AC इंटू साइन थीटा, तो इसकी हेल्प से हमें D मिलेगा, लेकिन पहले थीटा मिलेगा कैसे, cos थीटा कितना हो जाएगा, cos थीटा हो जाएगा यहाँ पे AC वेक्टर डॉट B वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ AC मैग्नीट्यूड ऑफ B, तो ये cos थीटा रहेगा और फिर इसकी हेल्प से वो sin थीटा की हेल्प से डिस्टेंस, क्लियर। इधर किसी को कोई डाउट इसमें, नो सर। और वैसे भी हमें डायरेक्टली साइन थीटा के बारे में बात करनी थी ना, तो हम इन दोनों का क्या लेंगे, शॉर्ट की जरूरत ही नहीं, क्या लेंगे सीधा क्रॉस लेंगे, तो वो हटाओ और उसकी जगह पे क्या लो, क्रॉस, और बेटर तरीके से आ जाएगा। यहाँ पे साइन थीटा क्या रहेगा, AC क्रॉस B वेक्टर और अपॉन में किसका मैग्नीट्यूड आएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ AC मैग्नीट्यूड ऑफ B, तो इस तरीके से साइन थीटा मिलेगा, साइन थीटा को वहां पे पुट करके क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, ठीक है। कोई डाउट इसमें, वरना अभी क्या करना पड़ता, पहले cos थीटा फिर उसकी हेल्प से sin थीटा, फिर यहाँ से पुट करके आंसर, तो वहां पे डायरेक्टली sin थीटा भी मिल ही सकता है, क्या लेना पड़ेगा उसके लिए, क्रॉस, तो उस तरीके से sin थीटा आएगा, तो ये हो गया क्या, पैरेलल लाइंस के बीच का डिस्टेंस, ऑब्वियस ट्यू लाइंस के बीच का, फिर से आना पड़ेगा तुम लोगों को, देखो ये इधर क्लियर है ना वो सभी लोगों को, यस सर। cos थीटा से भी आ सकता था, लेकिन cos थीटा के बाद फिर हमें sin थीटा निकालना पड़ता, तो बेकार काम हो जाता वहां पे, तो sin थीटा डायरेक्ट नहीं मिल रहा है, फिर sin थीटा को हम और क्या लिख सकते हैं, DC अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ AC वेक्टर, ऐसे लिखते हैं, तो क्या हो जाएगा वहां पे AC वेक्टर चला जाएगा, तो सिंपली क्या बचता है, AC क्रॉस B अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ B। अगर फॉर्मूले को और आगे लिखना चाहोगे तुम लोग इसको, वैसे तरीका ध्यान रखना, फॉर्मूला याद भी नहीं रहेगा तो भी चल जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, AC क्रॉस B अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ B, ठीक है, क्या आ जाएगा, क्योंकि AC तो कैंसल आउट हो जाएगा, तो ये रिजल्ट है डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस। के बाद है स्क्यू लाइन, बहुत ज्यादा हो रही लगता है आज पढ़ाई तुम लोगों की, इसमें निकल रहे हैं, उसके आंखों में पानी आ रहा है, नहीं वो ये सार्थक की बात कर रहा हूँ, ध्यान रखो ये, चलो स्क्यू लाइंस डिस्टेंस बिटवीन स्क्यू लाइंस, कैसे बोला करने के लिए, हाँ जो भी करो, स्क्यू लाइन दिखाओ, बोलते हैं ना स्क्यू लाइन दिखाओ, अब वो जो तुम क्रॉस दिखाओगे वहां पे डिस्टेंस निकालने में कैसे हेल्प करेगी वो, मतलब मान लो तुमने एक लाइन ऐसी ले ली, मैं समझ गया, और यहाँ पे एक लाइन होगी, अब मैं यहाँ पे डॉट लिख रहा हूँ, मतलब ये ऐसी लाइन है एक तरीके से, और ये लाइन है, तो दोनों लाइंस को हम कैसे कहेंगे, क्यू लाइन कहेंगे, डिस्टेंस कैसे निकालोगे इनके बीच में, ऑब्जेक्टिव कैसे क्या यूज करोगे उसके लिए, हमें अगर सिर्फ इक्वेशन गिवन है तो ये डिस्टेंस निकालोगे कैसे, क्या इमेजिनेशन, तो वही तो दिखाना है ना, इमेजिनेशन तुम्हारा, देखते हैं अभी कितना तगड़ा है, चलो लिखो ये डिस्टेंस बिटवीन स्क्यू लाइंस, डिस्टेंस बिटवीन स्क्यू लाइंस, डिस्टेंस बिटवीन स्क्यू लाइंस, तो वेक्टर शिफ्टिंग से
कोई फर्क पड़ता है क्या? अगर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन सेम रखते हुए हम उसको शिफ्ट करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा वेक्टर के ऊपर। तो उसी कंसेप्ट का यहाँ पे यूज करना है हमें। तो दो स्क्यू लाइंस है, अब यहाँ पे दिखाने के लिए ये समझ लो स्क्यू लाइंस के बीच का डिस्टेंस ऐसे बस लिख देता हूँ मैं इसको, r वेक्टर इज इक्वल टू a वेक्टर प्लस लैम्डा b वेक्टर एंड r वेक्टर इज इक्वल टू c वेक्टर प्लस लैम्डा d वेक्टर। ठीक है, ये दोनों स्क्यू लाइन से, ये समझ लेना पैरेलल नहीं है, ये दोनों ऐसे स्क्यू लाइन है। अब इसको आगे जाके इंटरसेक्ट करवाना मत, ये है दोनों स्क्यू लाइन से 2D में इसी तरीके से दिखाई जाएगी, समझे क्या? करना हो तुम्हारे इसमें यूज होता है ना, इस तरीके से जाओ फिर ऐसे होता है किसे कहता वो इंटरसेक्ट नहीं कर रहे, समझ जाओगे कि ये स्क्यू है ना। आगे जाके इंटरसेक्ट करवाने के ये मत करना, ये दोनों स्क्यू है, इसको मैं 2D में दिखाना चाहता हूँ तो ऐसे लिख रहा हूँ, ये लाइन ये लाइन। ठीक है, अब इसके ऊपर कोई पॉइंट रहेगा ए पॉइंट, ठीक है, इसके ऊपर कोई पॉइंट रहेगा सी पॉइंट। अब इसके अलोंग वेक्टर है बी एंड इसके अलोंग वेक्टर है डी, और दोनों के बीच का हमें क्या चाहिए? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। वो किसके अलोंग होगा? दोनों के बीच शॉर्टेस्ट डिस्टेंस किसके अलोंग होगा? ऐसी लाइन जो दोनों के परपेंडिकुलर है उसके अलोंग होगा, समझे? दोनों के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस किसके अलोंग होगा? ऐसी लाइन जो दोनों के क्या है? परपेंडिकुलर है। मतलब क्या यही डिस्टेंस उसके बीच का शॉर्टेस्ट आएगा जो इसके भी परपेंडिकुलर है इसके भी? बोलो उधर, हाँ क्या? तो ऐसे लाइन के अलोंग आएगा जो दोनों के क्या है? परपेंडिकुलर है। अब इस लाइन के अलोंग क्या तुम एक वेक्टर बता सकते हो क्या? क्या 2 पॉइंट पता हो? थोड़ा और सोचो ना। इसके अलावा हमें वेक्टर पता है, इसके अलावा हमें वेक्टर पता है, और ये जो लाइन है दोनों के परपेंडिकुलर है, और यही जो डिस्टेंस है दोनों के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट ऐड कर लेना वहां पे, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन स्क्यू लाइंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन स्क्यू लाइंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन स्क्यू लाइंस, वो हमेशा किसके अलोंग रहेगा? उनके परपेंडिकुलर लाइन के अलोंग रहेगा। तो इसके अलोंग एक वेक्टर बताओ बस, बी क्रॉस डी। सिंपल है ना, ये वेक्टर दोनों लाइन, ये जो लाइन है दोनों के परपेंडिकुलर है, इसके अलोंग वेक्टर बी है, इसके अलोंग वेक्टर डी है। अब अगर हम इसके अलोंग वेक्टर लेंगे बी क्रॉस डी, ये जो बी क्रॉस डी है इसके भी परपेंडिकुलर है, इसके भी परपेंडिकुलर है, तो हमें इसके अलोंग एक वेक्टर मिल रहा है, कौन सा? बी क्रॉस डी। ठीक है, मिला अपन तू। फिर उसके बाद एसी वेक्टर मिलेगा, एसी वेक्टर भी मिल गया तुम लोगों को। ठीक है, अब क्या करें? सोच, शिफ्ट करेंगे, इधर लाएंगे। अभी तो हिंट दे दी मैंने, वेक्टर शिफ्टिंग। अभी क्या करेंगे? इस एसी वेक्टर को हम शिफ्ट करके इधर खिसका सकते हैं ना, खिसकाएंगे, डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड सेम रखते हुए। अब जो डायग्राम बनेगी हमारी, हमने क्या किया? एसी वेक्टर को खिसका दिया, ये जो है दोनों लाइन के परपेंडिकुलर लाइन है, इसके अलावा वेक्टर है बी क्रॉस की। अब एसी लाइन को खिसका के इधर लेके आ गए, तो ये कौन सा वेक्टर है? यहाँ पे एसी वेक्टर है। ठीक है, ये एसी वेक्टर है, और हमें ये वाला डिस्टेंस चाहिए, चाहिए। तो क्या हम ये बोल सकते हैं क्या एसी वेक्टर का इस लाइन के ऊपर प्रोजेक्शन ही ये वाला डिस्टेंस होगा? एसी वेक्टर का इसके ऊपर प्रोजेक्शन ही तो ये डिस्टेंस आएगा, आएगा या नहीं आएगा? नहीं सोच पा रहे? नहीं सोच पा रहे? सोच पा रहे? सोच पा रहे हो? अगर मैं इसी डायग्राम को ऐसे घुमा दूं, ये एसी वेक्टर और ये वेक्टर कौन सा है? बी क्रॉस डी, और ये यहाँ पे कौन सा वेक्टर है? एसी वेक्टर है, और हमें यही तो डिस्टेंस चाहिए था।
मतलब वो एक तरीके से क्या है, AC वेक्टर का इस लाइन के ऊपर प्रोजेक्शन है, मतलब ये वाला जो डिस्टेंस था शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, AC वेक्टर का इसके ऊपर प्रोजेक्शन, ठीक है। बस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फिर क्या हो जाएगा, प्रोजेक्शन ऑफ AC वेक्टर ऑन B क्रॉस D। लिख लो उसमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या रहेगा, प्रोजेक्शन ऑफ AC वेक्टर ऑन B क्रॉस D। नहीं हमारा इमेजिन करना पड़ेगा बेटा थोड़ा सा, ठीक है। प्रोजेक्शन अभी तो वहां पे तो कुछ नहीं दिख रहा था, हमने वेक्टर को शिफ्ट किया, अब दिख रहा है कि ये AC वेक्टर का इसके ऊपर प्रोजेक्शन भी, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। तो प्रोजेक्शन ऑफ AC वेक्टर ऑन B क्रॉस D इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन लाइंस, एंड वो क्या रहेगा, प्रोजेक्शन AC डॉट B क्रॉस D अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ B क्रॉस D आएगा। स्क्यू लाइन यही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। अगर ये कोई चीज नहीं समझ में आई होगी तो फाइनली फॉर्मूला याद रखना, ठीक है, फाइनल फॉर्मूला याद रखना। इधर कितने लोगों को पल्ले पड़ा ये ऑनलाइन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, एक बच्चा बस, 2 3, ठीक है बेटा। जिनको नहीं आया होगा ना फॉर्मूला याद कर लेना। ये क्या है, बी वेक्टर एक लाइन के अलोंग वेक्टर है, डी वेक्टर दूसरे लाइन के अलोंग वेक्टर है, और AC वेक्टर हमें कहां से मिल रहा है, उन दो लाइंस के ऊपर जो 2 पॉइंट्स लाई कर रहे हैं उनसे मिल रहा है, तो उनका डॉट अपॉन B क्रॉस D का मैग्नीट्यूड, यही हमारा क्या रहेगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन स्क्यू लाइंस। तो ये हो गया पैरेलल लाइंस के बीच का डिस्टेंस हो गया, डिस्टेंस बिटवीन स्क्यू लाइंस हो गया, पैरेलल लाइंस क्या होती है, कोप्लेनर लाइंस क्या होती है, फिर उसके बाद और उसके पहले क्या हुआ, एंगल बाइसेक्टर हमने देख लिया, और उससे पहले क्या देखा, एंगल बिटवीन द लाइंस होता। तो ये इतना थ्योरी पार्ट हमने आज देख लिया। तो इसमें किसी को कोई डाउट बोलो, इतना क्यों मरियल की तरफ, कुछ हुआ है क्या, कुछ बीमार वगैरह है, कुछ हो रहा है तो क्या 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 बोल रहा है पास, वो 11th वाले तो ज्यादा परेशान नहीं करता ना रूम पे, क्या पढ़ते हैं ऐसे टाइम पास करते वो, क्या पता तू भी उनमें शामिल हो गया, पता नहीं सच तो निकलवा ही लेंगे, वो क्या कर रहा है, उनसे मैंने पूछा ये आने के थोड़ा सा ये करता रहता, बोल रहे थे अरे वही तनीश बोल रहा था, वो आने के ज्यादा ही चिल्लाता रहता है जबरदस्ती, क्या कर, हाँ वही तो रूम के बाहर आवाज आ रही थी, बोल रहा था जैसे मैं चिल्ला रहा, बाहर आवाज नहीं जा रही होगी, बीच में और कुछ भी बीच में चिल्लाने लग जाता है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के अलावा, ऐसे बोल रहा था, मतलब पढ़ता नहीं है, मतलब पढ़ता नहीं है ना, नहीं पढ़ता बेटा, वो तो बोल रहा था, या तो फिर अब वो सच बोल रहा है, तू सही में नहीं पढ़ता है, क्या हो दोनों में से कौन सा सही है, कौन सा सही है दोनों में से, तू तो सेंटी हो रहा है रे, ठीक है। चलो क्वेश्चन के ऊपर आ जाते हैं, लिखो show that two lines x minus 1 upon 2, y minus 2 upon 3, and z minus 3 upon 4, and x minus 4 upon 5, y minus 1 upon 2, and z upon 1
आर इंटरसेक्टिंग, पैरेलल तो नहीं है, दिख ही रहा है। इसके अलावा वेक्टर क्या है, 2i कैप 3j कैप 4k कैप, इसके अलावा 5i कैप 2j कैप 1k कैप। पैरेलल तो नहीं होगी, या तो होगी स्क्यू या इंटरसेक्टिंग, तो उसमें से हमें क्या शो करना है, इंटरसेक्टिंग, मतलब बॉक्स। एंड आल्सो फाइंड point of intersection, and also find point of intersection of these lines, and also find point of intersection of these lines. सर एक बार रिपीट कीजिए ना। ये दो लाइंस है, दिख रही है लाइंस है ना, show that these lines intersect each other and also find point of intersection of these lines. इंटरसेक्टिंग लाइन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पैरामेट्रिक वाले से आता है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। लाइन से रिलेटेड थ्योरी पार्ट तो अपना हो चुका है, क्वेश्चन ही करने हैं। उसके बाद प्लेन में जितने भी फॉर्मूले हमने स्ट्रेट लाइन में देखे हुए तो सारे इधर आ जाएंगे। क्या पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, क्या -1 ही आ रहा है क्या? -1 -1 पहली लाइन है x -1/2 y -2/3 and z -3/4, एंड जो दूसरी लाइन है वो है x -4/5 y -1/2 and z/1। तो हमें दिखाना ये दोनों लाइंस कैसी है, इंटरसेक्टिंग है। तो कौन सा बॉक्स जीरो दिखाना होगा, 3 वेक्टर्स का। कौन से 3 वेक्टर्स का, इस लाइन के अलोंग एक वेक्टर है, इस लाइन के अलोंग वेक्टर है, और ये लाइन जिस पॉइंट से पास कर रही है एंड ये वाली जिस पॉइंट से पास कर रही है, उन दोनों को ज्वाइन करता हुआ एक वेक्टर। उन तीनों का बॉक्स जीरो दिखाना है। तो अब ये बताओ ये कौन से पॉइंट से पास कर रही है, 1 2 3 वो किससे पास कर रही है, 4 1 0। मतलब ये जो लाइन है ये पास कर रही है 1 2 3 से, इसके अलोंग वेक्टर है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, और ये पास कर रही है किससे, 4 1 0 से, एंड इसके अलोंग वेक्टर है 5i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप। ठीक है, ये है। अब इन दोनों पॉइंट से जो वेक्टर आएगा वो क्या है, 3i कैप माइनस j कैप माइनस 3k कैप, तो उसको डिटरमिनेंट के फॉर्म में लिख रहे हैं। फिर यहाँ पे ये 2 एंड कौन सा आ जाएगा, 5 2 1, कितना आ रहा है, ये 0 आ रहा है क्या, ये 0 आ जाता है। देयरफॉर लाइंस कैसी है, इंटरसेक्टिंग है। पैरेलल तो होगी नहीं, जो वेक्टर ये वाला वेक्टर और ये वाला वेक्टर तो इंटरसेक्टिंग होगी क्योंकि ये 0 आ रहा है, तो लाइन इंटरसेक्टिंग है। अब उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन चाहिए, तो उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन चाहिए तो उसको निकालेंगे हम पैरामेट्रिक की हेल्प से। मतलब ये जो दोनों लाइंस इस तरीके की होगी, ठीक है, ये L1 लाइन और ये L2 लाइन, ये L1 है और ये L2 है। इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन चाहिए, तो L1 के ऊपर कोई वेरिएबल पॉइंट हम लोग ले सकते हैं, ले लेंगे, उसको किसके इक्वल कर देंगे, r के इक्वल कर दो या λ1 के इक्वल कर दो, वो भी तुम चाहो। तो ये मैं हटा देता हूँ, ये 0 आने वाला है, आ जाएगा, सॉल्व कर लेना डिटरमिनेंट। अब L1 के ऊपर कोई हमें पॉइंट चाहिए, तो L1 के ऊपर वेरिएबल जो पॉइंट है वो आ जाएगा 1 + λ1 × 2
2 into lambda 1. Y is equal to 2 plus 3 lambda 1 and z is equal to 3 plus 4 lambda 1 आ जाएगा। और इसके ऊपर लेंगे तो इसको लैम्डा 2 के इक्वल, तो x is equal to 4 plus 5 lambda 2, y is equal to 1 plus 2 lambda 2 and z is equal to क्या आ जाएगा लैम्डा 2। ठीक, अब पहले वाले लाइन के ऊपर ये वेरिएबल पॉइंट है, दूसरे के ऊपर ये वेरिएबल पॉइंट है। अगर हमें उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है तो इन दोनों को क्या कर देंगे, हम इक्वेट कर देंगे। x को x के साथ, y को y के साथ एंड z को z के साथ इक्वेट कर देंगे। तो x को x के साथ इक्वेट करेंगे मतलब 1 plus 2 lambda 1 और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन x को x के साथ इक्वेट कर देंगे तो वहां से हमें मिलेगा 1 plus 2 lambda 1, क्योंकि ये सेमी पॉइंट के x y z आने वाले ना, तो वहां से 1 plus lambda 2 is equal to 4 plus 5 lambda 2, 1 plus 2 into lambda 1 is equal to 5 plus 4 plus 5 lambda 2, और उसके बाद ये चलो इसको थोड़ा सिंपलीफाई कर देते हैं, 2 lambda 1 minus 5 lambda 2 is equal to 3, ये फर्स्ट आ जाएगा। फिर y को इक्वेट कर देंगे तो 1 plus 2 plus 3 lambda 1 is equal to 1 plus 2 lambda 2, एक तरफ लेके आ जाओ तो 3 lambda 1 minus 2 lambda 2 is equal to -1, ये सेकंड आ जाएगा। एंड z को जब इक्वेट कर देंगे तो वहां से मिलेगा 3 plus 4 lambda 1 is equal to lambda 2, तो 4 lambda 1 minus lambda 2 is equal to -3। तो इन तीनों में से कोई भी दो इक्वेशंस को उठाओ, कोई भी दो इक्वेशंस उठाओ और किसकी वैल्यू निकालो, लैम्डा 1 लैम्डा 2 की वैल्यू निकालो। तो किसको उठाना ज्यादा सही लग रहा है, सेकंड एंड थर्ड को, वहां से लैम्डा 2 बहुत इजीली मिल जाता है। इसके लिए क्या करेंगे हम, थर्ड सेकंड माइनस 2 into थर्ड, सेकंड माइनस 2 into थर्ड करेंगे तो वहां पे 3 लैम्डा 1 है, यहाँ पे ये कितना आ रहा है 8 लैम्डा 1, तो कितना बचेगा -5 लैम्डा 1, और इधर ये -1 और ये कितना बन रहा है -6, तो +5, तो लैम्डा 1 इज इक्वल टू कितना आ गया -1, लैम्डा 1 -1 आ गया तो लैम्डा 2 कितना आ रहा है -1, ये भी -1 है। अब देख लो इंटरसेक्टिंग होगी तो वो उसको सेटिस्फाई कर रहा होगा पहले वाले को। हमने लैम्डा 1 लैम्डा 2 कहां से निकाला, सेकंड एंड थर्ड से, ये मिल गया। अब ये जो दो वैल्यूज है लैम्डा 1 लैम्डा 2 किसको कर रही है, सेटिस्फाई कर रही है, और इंटरसेक्टिंग होगी तो कर रही होगी, ठीक है। तो ये लैम्डा 1 लैम्डा 2 मिल गया, तो किसी एक जगह पुट कर दो, इधर पुट करोगे तो क्या मिलेगा, therefore x is equal to -1, y is equal to -1 and z is equal to, तो इस तरीके से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकलता है। इधर तो इन बच्चों को दिख भी नहीं रहा, बोल भी नहीं रहे कुछ। देखो देखो क्लियर है ना, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकालते हैं, पैरामेट्रिक वाले से आता है। दोनों के ऊपर एक वेरिएबल पॉइंट लेंगे एंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दोनों के ऊपर लाई कर रहा है, तो दोनों को क्या कर देंगे इक्वेट। 3 इक्वेशंस मिलते हैं वैसे, तो किसी भी दो को उठाओ सॉल्व करो, लैम्डा 1 लैम्डा 2 मिलेगा, और वो तीसरा अपने आप ही सेटिस्फाई हो जाएगा उन दोनों की हेल्प से, अगर वो इंटरसेक्टिंग होगी तो। नहीं होगी तो फिर वो तीसरा सेटिस्फाई नहीं होगा, वो अपने आप दिख जाएगा। ये भी एक तरीका होता है इंटरसेक्टिंग आइडेंटिफाई करने का, लेकिन ये लेंथी है बहुत, इसमें हमें यही सब करना पड़ेगा। इन ये दोनों इक्वेशंस को मान लो इक्वेट करके लैम्डा 1 लैम्डा 2 निकला, वो उसको सेटिस्फाई अगर नहीं कर रहा है तो दोनों लाइंस कैसी होगी, या तो पैरेलल होगी या फिर कैसी होगी स्क्यू होगी। पैरेलल तो तुरंत ही दिख जाती है, फिर स्क्यू होगी, लेकिन ये इतना क्यों करें, इसके लिए तो हमारे पास बॉक्स है ही अब, ठीक है। तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने का ये तरीका है। आगे बढ़ते हैं अब, find the value of lambda if
Find the value of lambda if x minus 2 upon 3, y minus 3 upon 2, and z upon 1, and x minus 3 upon 1, y minus 2 upon minus 1, and lambda minus z upon 3. Find the value of lambda. ये दो लाइंस है, आर इंटरसेक्टिंग, यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, लाइन कौन से फॉर्म में होनी चाहिए, सिमेट्रिक फॉर्म में। जो भी हम चीजें देख रहे हैं ना, वो कब लगा सकते हैं, जब लाइन होगी सिमेट्रिक फॉर्म में। ये है क्या सिमेट्रिक फॉर्म में? सिमेट्रिक फॉर्म में आप पॉइंट भूल जाते हो, एक्स वाई जेड के कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए, तो देखो है, ये है क्या, इसमें पहले माइनस बार को नीचे क्या बन जाएगा माइनस, तब जाके वो सिमेट्रिक फॉर्म में आएगी। ये ध्यान रखना, एक मिनट नीचे क्या कर लो तुम, -3 कर लो, डाटा चेंज नहीं होना चाहिए, यहाँ पे -3 कर लो तुम नीचे। कब से बंद था वैसे ये? 30 सेकंड पहले से। अभी बंद हुआ है क्या? अभी हुआ। हाँ ठीक है ध्यान ही नहीं रहा है। मुझे क्वेश्चन और ये तो सुन लिया ना, हाँ सर। सिमेट्रिक फॉर्म में होना चाहिए, ये भी सुन लिया। सिमेट्रिक फॉर्म क्या होता है ये भी सुन लिया। यस सर। चलो अभी बहुत बढ़िया, निकालो लैम्डा। अरे आयुष कर रहा बेटा, इधर तो निकालो तो लैम्डा कितना आ रहा है। आ गया? ए अतर क्या कर रहा है, जल्दी कर। हो गया? कितने लोगों को आ रहा है इधर 3 ऑनलाइन में? अरे तुम भी हो यहाँ पे, ऐसा मत समझो। कितने लोगों को आ रहा है? कोई कुछ नहीं बोल रहा, मतलब देना देना ही नहीं है, चल रहा है, चलने दो, हम तो बैठे रहेंगे बस। करना है तो करेंगे वरना नहीं करेंगे, यही होता है। इसी वजह से सिर्फ 13,000 जाते IIT में, बाकी के थिरकने भी नहीं देते अंतर। पहले बोलते आईडी दिखा, नहीं है भक्त, एकदम भक्त करते एकदम। कितनी बेइज्जती होती है, भक्त बोल रहा है कोई, वो भी वहां के गार्ड बोल रहे भक्त। तो
हाँ ठीक है, देखो यहाँ पे पहले इसको लाएंगे सिमेट्रिक फॉर्म में। आधे से ज्यादा पता ही नहीं होगा बॉक्स क्या होता है और क्या नहीं होता है, या तो फिर बहुत इंटेलिजेंट है, बोलना ही नहीं चाहते कुछ, सब करके बैठ चुके हैं। तो ये अब सिमेट्रिक फॉर्म है, ठीक है। बॉक्स किसका जीरो करना है, अब बार बार वो नहीं लिखूंगा कि कौन से पॉइंट से ये पास कर रहा है और कौन से पॉइंट से ये पास कर रहा है, सीधा पहले इसके अलावा वेक्टर 3 2, यहाँ पे 1 -1 3। अब वो पास कर रहा था 2 3 0 से और ये 3 2 लैम्डा से, तो 3 -2 क्या मैंने वही तो लिखा है, तुम्हें तो ज्यादा दिख रहा है हमने सही लिखा। चलो फिर ये 3 -2 फिर 2 -3 एंड लैम्डा -0 इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, क्योंकि लाइन इंटरसेक्टिंग है, इंटरसेक्टिंग है तो कोप्लेनर है। तो यहाँ पे ये 1 -1 लैम्डा 3 2 1 एंड 1 -1 3 इज इक्वल टू 0। अब डायरेक्टली एक्सपांड करोगे तो भी आ जाएगा, एक और चीज लगाएंगे हम R1 में, R1 -R3, तो ये 0 ये लैम्डा -3, ये 3 2 1, ऐसे डायरेक्टली भी दिखना चाहिए। लैम्डा की वैल्यू 3 लेने पे ये दोनों रोज कैसे हो जाते हैं सेम, लैम्डा 3 आ जाएगा, सॉल्व भी करने की जरूरत नहीं है। अब इसको जब एक्सपांड करोगे तो यहाँ से लैम्डा इज इक्वल टू आ जाता है, ठीक है। चलो लिखो नेक्स्ट। Find the coordinates of those points on the line. Find the coordinates of those points on the line. Line है. Find the coordinates of those points on the line. Which is at distance 3 from point. Which is at distance 3 from point. Which is at distance 3 from point 1 -2 3. Which is at distance 3 from point 1 -2 and 3. सोचो अब क्या करोगे और कैसे बताओगे उन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स। उसको लैम्डा के इक्वल करेंगे, फिर पैरामीट्रिक फॉर्म में सही है। लिखेंगे। बोलो पॉइंट्स आएंगे पूरा सामने, जो पॉइंट्स 3 यूनिट के डिस्टेंस पे है। फाइंड द पॉइंट्स ऑन द लाइन व्हिच इज एट डिस्टेंस 3 यूनिट्स फ्रॉम पॉइंट 1 -2 3। ज्यादा इमेजिन कर रहा तू। plus minus 2 times the base coordinate angle 2 times under root 9/11 है गलत है, कौन सा जीरो, क्या जीरो, हाँ कुछ तो सोचो तो सही। कौन सा फॉर्मूला लगा रहे हो, फॉर्मूला मैंने कोई नहीं बताया अभी, ठीक है। 3/7 क्या जीरो कर रहे हो, x coordinate 25/7
ऐसा ही कुछ आएगा, दो आते हैं लेकिन ध्यान रखना। नहीं नहीं 25/7 नहीं, 13/7 13/7 आता और एक 1/7 आता दूसरे पॉइंट का। हाँ, अब ऐसे जबरदस्ती का आंसर मत लाया कर, 13/7 बोल के कुछ भी करके ले आएंगे। क्या मो कुछ भी करके नहीं लाने का। नहीं आया, पार्थ क्या कर रहा है? थोड़ा सा ज्योमेट्री का भी ध्यान रखो। अब किसी किसी को लग रहा होगा वो तो पॉइंट लाइन के ऊपर ही लाई कर रहा है। हाँ कर रहा है ना, तो क्या हो गया, क्या हो गया? उसी लाइन के अलग घूमना है, आगे पीछे या ऊपर नीचे, जो भी तू कहना चाहेगा। कुछ नहीं आता तुम्हें, 2D में भी स्ट्रेट लाइन का ऐसा लग रहा है। ये टॉपिक भी बड़ा है और इसका वेटेज भी बहुत बड़ा है, ध्यान रखना। और फॉर्मूला बेस्ड सारी चीजें होती है, कहीं के कहीं नहीं घुमाया जा सकता है, इसको किसी टॉपिक के साथ मिक्स नहीं किया जा सकता है वेक्टर 3D को। 13/7 और ऐसे समथिंग आ रहा है, एक्स कोऑर्डिनेट बता रहा हूँ। देखो लाइन, ये जो 1 - 2 3 है इसी लाइन के ऊपर लाई करता है, एंड इसी लाइन के ऊपर हमें इस पॉइंट से 3 डिस्टेंस पे पॉइंट चाहिए। अब वो पॉइंट ऊपर भी हो सकता है, नीचे की तरफ भी हो सकता है, ठीक है। तो इसी लाइन के अगर अलोंग हम घूमेंगे या इसके ऊपर कोई वेरिएबल पॉइंट लेना होगा, तो क्या लेंगे उसको? मान लो ये ए पॉइंट है और बी पॉइंट ले रहे हैं लैम्डा के टर्म्स में, तो वो आएगा 1 + 2 लैम्डा -2 + 3 लैम्डा एंड 3 + 6 लैम्डा आएगा। अब ये ए बी डिस्टेंस कितना है? 3 है। ठीक, अगर ये ए वाला पॉइंट इसके ऊपर नहीं भी लाई करता तो ऐसे ही करते, वो पॉइंट कहीं और होता, तब भी ए बी डिस्टेंस कितना कर देते? 3। हमें लैम्डा की वैल्यूज मिलती, और कितनी वैल्यूज मिलती? 2। अगर एक मिल रही है इसका मतलब, अगर एक वैल्यू मिल रही है इसका मतलब क्या रहता है? वो जो डिस्टेंस होगा वो उस पॉइंट का उस लाइन से कैसा डिस्टेंस गिवन रहेगा? परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तब जाके एक पॉइंट मिलेगा। और अगर मान लो वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं है तो कितने पॉइंट मिलेंगे? 2। कंसेप्ट वो 2D का ही है, ध्यान रखना, ठीक है। अब इसमें क्या हो रहा है, वो पॉइंट ही लाइन के ऊपर लाई कर रहा है, तो क्या दिक्कत? बी तो निकाल लेंगे लाइन के ऊपर लैम्डा के टर्म्स में। अब ए बी डिस्टेंस कितना है? 3 है, तो ए बी डिस्टेंस 3 है, तो डिस्टेंस फॉर्मूले से कोऑर्डिनेट्स तो हमें पता चल गए, दिस माइनस दिस करेंगे तो वो क्या आ जाएगा? 4 लैम्डा स्क्वायर प्लस ये आ जाएगा 9 लैम्डा स्क्वायर प्लस 36 लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू 3। तो ये आ जाता है 7 मॉड लैम्डा। तो लैम्डा इज इक्वल टू ±3/7। तो +3/7 पुट करने पे एक पॉइंट आएगा और -3/7 पुट करने पे दूसरा आ जाएगा, और वो दो आने ही थे, एक ऊपर आ रहा है तो एक नीचे की तरफ आएगा। तो पुट करो इसमें, तो तुम्हें पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे जो उस पॉइंट से कितने डिस्टेंस पे है? 3 डिस्टेंस पे है, इसी लाइन के ऊपर लाई कर रहे हैं। हाँ सही है, शिवम का आ गया था, और किसका आ गया था ये ऊपर? समर। ठीक है, पुट करो, लैम्डा मिल चुका है, इसमें पुट करो, तुम्हें बी के कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे। और ये मॉड के साथ गया
अंडर रूट के बाहर आ रहा है तो मॉड के साथ जस्ट में कीजिए। चलो बाकी की चीजें नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। अभी एंगल बाइसेक्टर और इसके क्वेश्चन करवाने हैं। थ्योरी पार्ट तो पूरा हो चुका है, ठीक है। होमवर्क भी नेक्स्ट लेक्चर में दूंगा मैं। कल तो लेक्चर होगा, पहला ही लेक्चर है ना, होगा वो, उसमें लाइन खत्म कर देंगे। बाकी पीछे का रिवाइज करो तुम लोग, ठीक है। आज के लिए इतना ही है, पढ़ो, थोड़ा सीरियस होके पढ़ो।